Hello everyone, welcome to the IAS Hub. So in our source investigation series of economy, we have come up with 2022 UPSC pre-examination paper. So इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे गए, अराउंड 14-15 जो क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो सभी स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगे या फिर ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या फिर कहीं भी रैंडमली किसी भी सोर्स से पूछ दिया गया है, ना तो एनसीईआरटी से पूछा गया है, ना स्टैंडर्ड बुक से पूछा गया है, ना तो कोई नॉन सोर्स से पूछा गया। तो आखिर ये क्वेश्चंस कहां से आए, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमने पाया कि इन क्वेश्चंस को ऐसे कुछ अराउंड 6 क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो क्वेश्चंस काफी अनप्रिडिक्टेबल लोगों को लग रहे थे या रैंडम क्वेश्चंस लग रहे थे, जिनका सोर्स लोगों को पता कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने इसका ऑफिशियल, ऑथेंटिक और स्टैब्लिश्ड सोर्स पता किया है। इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इन क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, ये क्वेश्चंस क्यों पूछे गए हैं और एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है इस क्वेश्चंस के थ्रू, और इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या और अदर पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था 2022 के यूपीएससी प्री एग्जाम में, जिसमें से पहला क्वेश्चन था इकोनॉमिक सेक्शन का, जो कि काफी रैंडम लगा लोगों को कि कहां से पूछ दिया गया। लाइक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी are related to provisions of lending by which one of the following? Means rapid financing instrument और rapid credit facility के थ्रू lending कौन करता है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, पहले हम इसे देखते हैं और कहां से पूछा गया इसे हम एनालाइज करते हैं, देन विल कम अगेन ऑन दिस क्वेश्चन। सो हमने ये पाया अपने इन्वेस्टिगेशन में, सोर्स इन्वेस्टिगेशन में, कि इस क्वेश्चन को पूछा गया और उसके कहां से, आईएमएफ से। आईएमएफ के वेबसाइट पे हम क्लियरली देख सकते हैं रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में, आईएमएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये क्यों पूछा गया, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस थी और श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था। श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए, जिस वजह से वो अपने इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए उसके पास फॉरेन करेंसी इनफ नहीं थी, और जिस वजह से उसे आईएमएफ के पास जाना पड़ा लोन के लिए, फॉरेन करेंसी लोन के लिए। और इसी के रिगार्डिंग में आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आईएमएफ के वेबसाइट पे क्लियरली दी गई है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये आईएमएफ से क्लियर कट सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बिकॉज दिस वॉज इन न्यूज फॉर एंटायर ईयर। सो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में कौन लेंडिंग करता है, तो इसका आंसर क्लियर कट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो अगेन दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और अगर हम और कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करें इस क्वेश्चन में, तो आखिर यूपीएससी आखिर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही क्यों है, क्योंकि यूपीएससी ये चेक करना चाहता है कि क्या आपको अवेयरनेस है रिगार्डिंग आईएमएफ की जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके रिगार्डिंग में आपको अवेयरनेस है या नहीं। क्योंकि इंडिया भी 91 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के स्टेज पे था। सो इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। और अगर और हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, यूपीएससी और किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है इन इश्यूज से। लाइक से फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक अगेन। सो इस वजह से हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, इनका कंपोजिशन क्या है, ऑल दीज बेसिक इंफॉर्मेशन वी शुड हैव। सो अगर हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को देखें जो 2022 में पूछे गए, तो हमें मिला लाइक रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, which of the following statements are correct? तो ये फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है और क्यों पूछा गया। सो इस क्वेश्चन का अगर हम सोर्स की बात करें
तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे क्लियर कट, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट की, उसके वेबसाइट पर ये एक रूल आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, जिसके रिगार्डिंग में, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग में ये रूल आया था और जिसका इंफॉर्मेशन कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पे था क्लियर कट। और यहां से सीधे क्वेश्चंस बने हैं। इसमें लिखा गया है कि ई कॉमर्स एंटिटी ऑल्सो फॉरेन ओन्ड means any person or any entity which manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce, for e-commerce, but does not include a seller offering his goods or services for sale on a marketplace e-commerce entity. So यहां पर हम क्लियर कर देख सकते हैं कि ई कॉमर्स के बारे में बताया गया है कि फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स क्या है, कौन है। एंड अगेन यहां पर एफडीआई की कुछ गाइडलाइंस है रिगार्डिंग ई कॉमर्स, जिसमें बोला गया है कि ई कॉमर्स प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस विल नॉट एक्सरसाइज ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री। मींस उनकी खुद की इन्वेंट्री वो लोग अपने वेबसाइट पर, अपने मार्केट प्लेस अगर ई कॉमर्स है, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स मींस बेसिकली ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट जिन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना दिया है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और वहां पर सेलर और बायर दोनों आते हैं, दोनों मिलते हैं और दोनों ट्रांजेक्शंस करते हैं, एंड दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, ई कॉमर्स वेबसाइट को हम बोलते हैं मार्केट प्लेस ई कॉमर्स। मतलब ये खुद का बेसिकली सारा स्टॉक इनका खुद का नहीं होता है। तो इस वजह से यहां पर ये गाइडलाइंस है कि यहां पर ये अपने खुद की बेसिकली ओनरशिप की या स्टॉक नहीं बेच सकते हैं। और अगर कब माना जाए कि ये अपना खुद का स्टॉक बेच रहे हैं, जब जिस सेलर का माल बेच रहे हैं, जिस सेलर का गुड्स बेच रहे हैं, उस सेलर के कंपनी में अगर इनका शेयर होल्डिंग मोर देन 25% है, तो यानी दैट मींस अप टू, इनकी शेयर होल्डिंग किसी भी सेलर की कंपनी में मैक्सिमम अप टू 25% हो सकता है, मींस लिमिटेड तक ही हो सकता है। तो अगेन अगर हम इसके आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो यहां पर सीधे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा गया है कि दे कैन, दिस फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके बारे में बोला गया है कि दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। तो अभी हमने देखा कि अगर मार्केट प्लेस ई कॉमर्स वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है तो दे कैन नॉट सेल देयर ओन गुड्स, मतलब खुद का अपना स्टॉक नहीं बेच सकते हैं, दे विल जस्ट हैव टू प्रोवाइड देयर प्लेटफॉर्म। So that means first statement is wrong. Second, the degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. So अभी हमने देखा कि they cannot own more than 25%, means कि सिर्फ मैक्सिमम 25% तक ही शेयर होल्डिंग इनकी हो सकती है, तो यानी लिमिटेड शेयर होल्डिंग हो सकती है। That means this statement is correct. So that means इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B, 2 only. सो यहां पर हम अगेन देख सकते हैं कि इसका सोर्सेस डेफिनेट सोर्सेस था, जिसका सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कहां से, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट से, और वहां पर उसके रिगार्डिंग में जो रूल्स दिया गया है वहां से क्लियर कट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो हम देखते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विथ रेफरेंस टू इंडिया। अब अगेन इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है जो मीडिया में न्यूज में था, अब अगेन लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन हमने इसका पता किया कि इसका सोर्स क्या है, और इसका अगेन सोर्स एक और एस्टैब्लिश्ड सोर्स मिला हमें। लाइक हम देख सकते हैं कि यहां पर पीआईबी में बेसिकली ये न्यूज आया है, और पीआईबी में क्लियर कट न्यूज में बोला गया है कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड किया गया 2021 में, और जिसमें यह बोला गया है कि नो टैक्स डिमांड और नो टैक्स शैल बी लेविड नाउ फॉर एनी ऑफशोर मींस बेसिकली आउटसाइड इंडिया इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट्स। मतलब अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन एसेट को ट्रांसफर करती है, कोई भी फॉरेन कंपनी फॉरेन में इंडियन एसेट को ट्रांसफर करती है या बेचती है आपस में, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर
पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके रिगार्डिंग में अमेंडमेंट हुआ था और जिस वजह से यहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर क्लियर कट हमें दिखता है या मालूम पड़ता है। A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. मतलब फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, शेयर ट्रांसफर कर रही है, शेयर बेच रही है। कौन सी कंपनी का शेयर? वो शेयर जो अपना शेयर की वैल्यू डिराइव कर रहा है कहां से? फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर, जो कि बेसिकली इसलिए न्यूज में था क्योंकि वोडाफोन 2007 में जब ट्रांजेक्शन हुआ था वोडाफोन का, सो 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके इसे इस इनडायरेक्ट ट्रांसफर को टैक्स किया गया, जिसे 2021 में वापस से अमेंड करके इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया, इसे कैंसिल किया गया। तो मींस इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे कोई टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा और जिस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना और जिस वजह से ये क्वेश्चन आया। तो अगेन यहां पर देख सकते हैं कि इसका सोर्स काफी ऑथेंटिक और काफी एस्टैब्लिश्ड और फेमस सोर्स है, पॉपुलर सोर्स है, दैट इज पीआईबी। मींस दिस वाज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन। अगेन अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें जो 2022 में पूछे गए हैं, सो लाइक consider the following statement. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India, that is RBI. Means इंडिया में क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, ऐसा ये कहना है। मींस क्वेश्चन कहां से पूछे, किसके रिगार्डिंग पूछा गया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्यों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है बिकॉज ऑफ सम इवेंट लाइक ये है सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। मींस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है, एक बॉडी है, दैट इज नोन एज सेबी। उसी तरीके से सेबी के जो भी ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर को अपील कर सकते हैं, एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसका नाम है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर आया था जिस ऑर्डर का नाम था, और उस ऑर्डर में क्या बोला गया? उस ऑर्डर में यह बोला गया कि जो सैट है, सैट ने बेसिकली ₹1 करोड़ की पेनल्टी जो लगाई गई थी किसके ऊपर? ब्रिकवर्क रेटिंग, जो कि कंपनी थी रेटिंग एजेंसी सेबी के द्वारा। सो सेबी के द्वारा ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी जो कि कंपनी थी, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी 1 करोड़ की, जिसे सैट ने, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया? उस पेनल्टी को बेसिकली हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। इसलिए ये बेसिकली जो न्यूज आया था बिजनेस स्टैंडर्ड में, और इसी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछे गए। सो दैट मींस अगेन हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सेबी इज अ बेसिकली ऑथोराइज्ड सोर्स, इज ऑफिशियल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जिस वजह से ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट बना और आराम से इसका हम सोर्स को पता कर सकते हैं। सो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है लाइक इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नो, अभी अभी हमने देखा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन उसे रेगुलेट कर रहा है? सेबी, क्योंकि सेबी ने ऑर्डर दिया था और उसके बाद उसके ऑर्डर को कौन चैलेंज किया, तो कौन अपील करके उसे हटाया? सैट ने, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उस ऑर्डर को बेसिकली सस्पेंड किया। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट देखें अगर हम, तो रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो दैट कि जब हम रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो आईसीआरए इंडिया में एक लीडिंग रेटिंग एजेंसी है जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और उसी तरीके से मैंने अभी बताया कि जो ब्रिकवर्क रेटिंग है इसी के ऊपर सेबी ने पेनल्टी लगाई थी, जिसे सैट ने क्या किया? इसे रिवर्स कर दिया, और जिस वजह से ब्रिकवर्क रेटिंग के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगेन दिस इज ट्रू। सो 2 and 3 इज करेक्ट। सो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 2 and 3। सो नाउ अगर हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनएफटी।
with reference to non-fungible token NFT, consider the following statement. तो अगेन आखिर नॉन फंजिबल टोकन के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन बेसिकली वाज इन न्यूज, एंड वेयर इट वाज इन न्यूज, वेयर इट वाज इन डिस्कशन, अगेन इन द ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल सोर्स, दैट इज यूनियन बजट 2022-23. So Union Budget 2022-23 में अगेन नॉन फंजिबल टोकन वाज इन न्यूज. व्हाई इट वाज इन न्यूज? क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि यूनियन बजट 2022-23 में क्या किया गया? टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया गया. किसके ऊपर टैक्सेशन लगाया गया? वर्चुअल डिजिटल एसेट. वर्चुअल मींस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एसेट मींस बेसिकली सम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एसेट. सो एनएफटी क्या होता है? एनएफटी इज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन. सो नॉन फंजिबल टोकन लाइक क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, उसी तरीके से एक एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन. मींस कोई भी ड्राइंग्स वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम एक एनिमेशन के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में उसे हम एक सिक्योरिटी, एक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम उसे सिक्योर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट या जीआईएफ फॉर्मेट में. सो ताकि उसे कोई डुप्लीकेट ना कर पाए, उसे कोई बेसिकली उसे मैनिपुलेट ना कर पाए या कॉपी ना कर पाए. तो इस तरीके के जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, इनको अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा. और ये टैक्सेशन किसमें इंट्रोड्यूस किया गया? यूनियन बजट 2022-23 में. सो इस वजह से यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पे बोला गया है स्पेसिफिक टैक्स रेजिम फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड उसमें बोला गया कि एनी इनकम फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%. 30% को का टैक्स लगाया जाएगा किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर के ऊपर. सो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी एग्जाम में ना. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगेन ये रैंडम क्वेश्चन नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि इसका सोर्स हमें पता नहीं है. इजिली हम इसका सोर्स पता कर सकते हैं. एंड इफ वी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो दे एनएफटी के बारे में बोला गया है कि दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. मींस अगर कोई ड्राइंग या कोई पेंटिंग है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, उसका डिजिटल कॉपी बना सकते हैं, और उसे ही हम कहते हैं एनएफटी, और उसे हम सिक्योर कर सकते हैं विथ क्रिप्टोग्राफी. दैट इज नोन एज नॉन फंजिबल टोकन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स अगेन क्रिप्टोग्राफी, दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is used by NFT basically to make it secure and safe. So again second statement is correct. Third statement अगर हम देखें, so they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. So इसे हम medium of exchange के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि they cannot be traded at equivalency. Means दो NFT की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती है या इक्वल नहीं होती है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल एक बिटकॉइन की वैल्यू दूसरे बिटकॉइन के बराबर होगा. मींस एक बिटकॉइन हम मेरे पास है या एक बिटकॉइन आपके पास है, दोनों के बिटकॉइन की वैल्यू सेम रहेगी. लेकिन एक एनएफटी मेरे पास है, एक एनएफटी अगर आपके पास है, दोनों एनएफटी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास जो ड्राइंग है और आपके पास जो पेंटिंग है, वो दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है. इसीलिए एनएफटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसे इक्विवेलेंसी पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So यहां पर 1 and 2, that 1 and 2 statement is correct. That means A option is correct. So again इसका देख सकते हैं हम कि इसका सोर्स काफी प्रेडिक्टेबल था और काफी ही established सोर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया. और हम ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें अगर 2022 के, so एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसका अगेन लोगों को सोर्स नहीं समझ में आ रहा था. In India, which one of the following compiles information on industrial dispute closure, retrenchment and layoff in factories employing workers? So industrial dispute closure, retrenchment and layoff जो होती है इंडिया में, इसका स्टैटिस्टिक्स, इसका डेटा कहां पर आता है और कौन पब्लिश करता है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया. तो अगेन अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं क्लियर कट कि लेबर ब्यूरो, जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर मिनिस्ट्री की, लेबर ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर दिया गया है कि दैट इसकी एनुअल एक पब्लिकेशन होती है लेबर ब्यूरो का, जिसका नाम ही है उस रिपोर्ट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन इंडस्ट्रीज इन इंडिया. मींस इंडिया की इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में जितने ले ऑफ होते हैं उन सभी के बारे में डेटा बेसिकली होता है कहां पर? लेबर ब्यूरो के इस रिपोर्ट में. तो अगेन यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर क्लियर कट, इसका आंसर है
लेबर ब्यूरो. सो दैट वी कैन से अगेन कि इसका जो सोर्स है वो डेफिनेट सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स है एंड स्टैब्लिश्ड सोर्स है एंड वेरी नोन सोर्स है. मींस यहां पर जो भी हमने ये देखा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम में, चाहे इकोनॉमी में और उसी तरीके से अदर पेपर में भी, ये क्वेश्चन जिन्हें लोग कहते हैं कि रैंडम क्वेश्चंस हैं, कहीं से भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है. इसके भी एक कुछ डेफिनेट सोर्स हैं और वो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेस हैं या नोन सोर्सेस हैं. इस वजह से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं. और इस तरीके से हम अपने मार्क्स को 10 से 12 मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं एंड वी कैन इजीली गो थ्रू द प्री. सो थैंक यू सो मच.